हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर हिंदी भाषा में दक्षता यानी कि प्रोफिशिएंसी इन हिंदी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा क्या है? भाषा निश्चित ध्वनि प्रतीकों की वह निश्चित व्यवस्था है जो वक्ता के भाव, विचार आदि को श्रोता तक उसी अर्थ में संप्रेषित करने में प्रयुक्त होती है। मानव समाज के अधिकांश कार्य तथा विचारों, भावों आदि का अधिकांश आदान प्रदान भाषा के ही माध्यम से होता है। मानव समाज अनेक समुदायों, राष्ट्रों आदि के नाम पर बटा हुआ है और प्रत्येक समुदाय की प्रायः अपनी अलग अलग भाषा होती है। भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी का मतलब जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अतः देश के आधार पर हिंदी को हम भारतीय भाषा नहीं कह सकते। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की राजभाषा व राष्ट्रभाषा के नाम से प्रयुक्त होने वाली भाषा के नामकरण पर काफ़ी विवाद चला। कुछ विद्वान, नेता आदि हिंदुस्तानी नाम के समर्थक थे, जिनमें उर्दू भाषा के प्रचलित शब्दों को भी जो प्रयुक्त किया जाता था। तो कुछ विद्वान हिंदी नाम के समर्थक थे, जिसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का जो है प्राधान्य था। वर्तमान समय में हमारे देश के संविधान के अनुसार हिंदी ही देश की जो है राज्य भाषा है। भाषा का मतलब क्या है कि अपने विचारों को जो है दूसरों के सामने व्यक्त करना, ताकि उसको अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली से आपका क्या अभिप्राय है? अब देखिए, बोली क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे हरियाणवी हो गई बोली, राजस्थानी हो गई। देखिए, बोली भी स्थान विशेष की भाषा होती है, लेकिन बोली का क्षेत्र सीमित न होकर कुछ विस्तार लिए रहता है। विभिन्न आधारों पर बोली को भाषा, उपभाषा आदि का नाम दिया गया है। बोली का प्रयोग करने वालों की संख्या उपबोली का प्रयोग करने वालों की संख्या से कहीं अधिक होती है। इसका कारण है कि कई उपबोलियां मिलकर एक बोली का निर्माण करती हैं। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि एक बोली के अंतर्गत अनेक उपबोलियां होती हैं। एक बोली के क्षेत्र में भले ही विभिन्न उपबोलियों का प्रयोग होता हो, लेकिन उस क्षेत्र के सभी लोग बोली को आसानी से समझ जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि एक बोली की विभिन्न उपबोलियों की ध्वनियाँ, शब्द, वाक्य, शब्द, पद आदि में काफ़ी समानताएं देखी जाती हैं। यही नहीं, बोली में उन्हें मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है जो उनकी बोलियों में उपलब्ध होती हैं। बोलियों के विकास के पीछे प्रमुख कारण है कि एक ही भाषी लोग किसी दूर स्थान तक जाकर बस जाते हैं, जिससे उनकी अपनी बोली में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। बोली के विकास के कारण जो अनेक कारण हो सकते हैं, यथार्थ, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक। देखिए, बोली जो मैंने बता दिया, जैसे हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी, इस तरह किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है अपने आपस में जो विचार हैं उनको व्यक्त करने के लिए। और जो अपनी बोलियां हैं उसके चेंज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? आर्थिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, राजनीतिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? जिसको हम बोलते हैं मदर टंग। जिस भाषा का बच्चा अपने माता पिता तथा सगे संबंधियों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो अपने माँ बाप से, अपने आसपास की जो इन्वायरमेंट है उससे जो भी सीखता है उसको मदर टंग कहते हैं, यानी मातृभाषा। मातृभाषा के संकुचित और विस्तृत दो रूप होते हैं। माँ से सीखी गई भाषा सीमित अर्थों में मातृभाषा कही जाती है, परंतु विस्तृत अर्थों में मातृभाषा किसी ऐसे क्षेत्र की भाषा होती है जिसमें उस क्षेत्र के सामान्य लोग अथवा जन्मे पले लोग मौखिक अथवा लिखित रूप से अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति की मातृभाषा ही कालांतर में व्यापक रूप धारण कर लेती है, इसलिए मातृभाषा को क्षेत्रीय भाषा का जो है पर्याय माना गया है। उदाहरण के रूप में, यदि हम एक गुजराती परिवार उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो आरंभ में वह अपने माता पिता से गुजराती भाषा सीखता है। संकुचित अर्थ में यह उसकी मातृभाषा कही जा सकती है। यदि वह परिवार स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश में रहेगा तो उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानक भाषा से आप क्या समझते हैं? जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में देखिए, किसको बोलते हैं। जब कोई भाषा सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक कारणों से उन्नति प्राप्त कर लेती है तब उसे मानक भाषा का दर्जा मिल जाता है। वस्तुतः क्षेत्र विशेष की अनेक बोलियों में से एक बोली जब सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समर्थन प्राप्त कर लेती है तब उसे स्वीकृत भाषा मान लिया जाता है। उसी को हम परिनिष्ठित या मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा ही राजनीतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के संपादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी भाषा मानी जाती है। इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि जो भाषा सभी को समझ में आ जाती है, जिसे जो है हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जो सभी लोग उसको जो हम मानते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड भाषा, यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज।
नेक्स्ट है संपर्क भाषा से आप क्या समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। एंड कॉन्टैक्ट का मतलब स्पर्श। स्पर्श भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो दो भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भाषा भाषी लोगों के मध्य विचार विनिमय का साधन बनती है। संपर्क भाषा की आवश्यकता तब अनुभव की जाती है जब एक ही देश में बहुभाषी लोग रहते हैं। वर्तमान समय में हिंदी पूरे देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित है। इसका कारण यह है कि यह सबसे बड़े जन समुदाय द्वारा बोली जाती है। जहाँ तक हिंदी भाषी क्षेत्रों का प्रश्न है, वहाँ भिन्न भिन्न बोलियों के बाद भी हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार करोड़ों लोग हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। हिंदी से मिलती जुलती भाषाओं अर्थात गुजराती, मराठी आदि बोलने वाले लोग भी जो हिंदी भाषी लोगों के साथ हिंदी भाषा में सहजता के साथ संपर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्र यानी कि राष्ट्र की भाषा। वास्तव में जो भाषा पूरे राष्ट्र की एकता को सूत्र में बांधने का कार्य करती है वही उस देश की जो राष्ट्रभाषा कहलाती है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने राष्ट्रभाषा को इस तरह परिभाषित किया है कि जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का साधन बनती है, समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। वैसे किसी भी राष्ट्र में प्रचलित सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं होती हैं, परंतु प्रत्येक समृद्धशाली राष्ट्र की कोई एक भाषा ही राष्ट्रभाषा के रूप में या फिर के नाम से जो है अभिहित की जाती है, क्योंकि वह भाषा उस राष्ट्र की प्रतीक होती है। उसी को विदेशी राष्ट्रों में सम्मान दिया जाता है। उसी में सारे राष्ट्र की जो है अंतरात्मा विद्यमान रहती है और उसी को जो है उस राष्ट्र के नाम से अन्य देशों में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा से आपका क्या अभिप्राय है। राजभाषा क्या होती है। किसी भी देश के राजकाज सरकारी कार्यालयों के कामकाज में आधिकारिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। यानी कि किसी भी देश में जो सरकारी दफ्तरों में जो भाषा वगैरह यूज होती है, कागजों में जो लिखते हैं, वो क्या होती है, राजभाषा। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने राजभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि जो भाषा किसी राज्य के सरकारी कार्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारें अपने पत्र व्यवहार किया करती हैं। सरकारी आदेश एवं आज्ञाएं भी इसी भाषा में जो मुद्रित होती हैं और केंद्र एवं प्रदेश के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य भी इसी भाषा के द्वारा होता है। राजभाषा सदैव देश में शासनात्मक राज्य की स्थापना में बड़ी सहायता पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण कौशल क्या है। श्रवण का मतलब सुनना। देखिए क्या होता है श्रवण कौशल। भाषा सुनने की प्रक्रिया को ही जो है श्रवण कौशल कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मौखिक रूप से सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करता है और श्रोता उन्हें अपने कानों से सुनकर उनमें निहित अर्थों का जो का त्यों ग्रहण कर लेता है तो उसे हम श्रवण कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल अन्य 3 कौशलों वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल का प्रथम आधार है। बच्चे के लिए श्रवण कौशल का विशेष महत्व है। यदि उसे श्रवण कौशल का जो समुचित शिक्षण प्रदान कर दिया जाएगा तो वह पढ़ने लिखने में प्रवीण होगा। डॉक्टर उमा मंगल ने श्रवण की परिभाषा देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों तथा भावों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, श्रवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कौशल से आप क्या समझते हैं। देखिए कथन कौशल का अर्थ है कथन में कुशलता, अर्थात भावों या विचारों को सहज तथा सरल भाषा में स्पष्टतापूर्वक व्यक्त करना ही कथन कौशल कहलाता है। बोलकर विचार अथवा भाव व्यक्त करना ही कथन कौशल कहलाता है। प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के साथ साथ कथन कौशल का भी जो विशेष महत्व है। इस आयु में बच्चे के मन और मस्तिष्क पर जो छाप पड़ जाती है वह अपना स्थायी प्रभाव छोड़ जाती है। इस आयु में बच्चों की अनुकीर्ण प्रवृत्ति बड़ी तीव्र होती है। वे अनुकरण द्वारा शुद्ध उच्चारण, उचित गति तथा उचित आरोह अवरोह के साथ बोलना सीख जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम कक्षा में प्रवेश करने वाला बच्चा भाषा का कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। माँ की गोद से तथा आस पड़ोस के लोगों से कुछ शब्दों तथा अन्य वाक्यों को ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। उसमें कथन कौशल की कुछ न कुछ योग्यताएं विकसित होनी लगती है। वह अपने माता पिता से रोटी, खिलौने, पानी अथवा फल मांगने लगता है। यह कथन कौशल की शुरुआत होती है। बच्चा जन्म से धीरे धीरे बोलना सीखता है, परंतु प्राथमिक स्तर पर आते आते उसे शुद्ध आचरण करना और शुद्ध भाषा बोलने की ओर अग्रसर किया जाता है। अतः प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के साथ साथ कथन कौशल की भाषा भी विशेष महत्व रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन कौशल से आप क्या समझते हैं। पठन का मतलब पढ़ना।
पठन शब्द का अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। पढ़ने की शिक्षा के लिए पठन के साथ साथ वाचन को शब्द का भी जो प्रयोग किया जाता है। पठन शब्द पठ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। इस प्रकार वाचन शब्द वाक धातु से बना है जिसका अर्थ है शब्द, वाणी अथवा कथन। लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का आचरण करना वाचन कहलाता है, परंतु यह वाचन की जो संकुचित अर्थ है। वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहते हैं। यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, तभी उसको पठन कौशल बोलेंगे। पठन एक उद्देश्यपूर्ण, सार्थक एवं चिंतन प्रदान करने की क्रिया है। पठन करते समय पढ़ने वाले की दृष्टि शब्दों पर घूमती है और वह उन शब्दों में निहित अर्थ और भाव को ग्रहण करता है। यही पठन अथवा वाचन का सही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहस्वर वाचन की क्या उपयोगिता है, ये आपको बतानी है। सहस्वर वाचन की उपयोगिता, प्राथमिक अवस्था में भाषा से अवगत कराने के लिए बच्चों को सहस्वर वाचन के लिए प्रेरित किया जाता है। जब कोई बच्चा स्वर सहित पाठ को पढ़ता है और वह बड़ा प्रसन्न होता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और वह वाचन में रुचि लेने लगता है। सहस्वर वाचन से बच्चों को शब्दों के शुद्ध आचरण का अभ्यास कराया जाता है। सहस्वर वाचन करने से बच्चों को उचित गति, हाव भाव, बलाघात, विराम, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान होने लगता है। सहस्वर वाचन की सहायता से ही बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति में कुशलता प्राप्त करते हैं और वे नए नए शब्दों से परिचित होते हैं और शब्दों के अर्थों को भी जानने लगते हैं। इससे उनका शब्द भंडार बढ़ता है। धीरे धीरे उनमें शब्दों के अर्थों को ग्रहण करने की योग्यता बढ़ने लगती है। उनमें उनके ज्ञान की वृद्धि होती है तथा वे मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग को जान जाते हैं। सहस्वर वाचन के बाद ही विद्यार्थी जो है स्वाध्याय की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौन वाचन से आप क्या समझते हैं। देखिए, जब विद्यार्थियों को सहस्वर वाचन का अभ्यास हो जाता है तो उन्हें मौन वाचन का अभ्यास कराया जाता है। हमें जीवन में अनेक अवसरों पर मौन वाचन करना पड़ता है। जब हम बहुत से लोगों के साथ बैठे होते हैं तो उस समय सहस्वर वाचन नहीं कर सकते, तब आवाज़ करते हुए पढ़ने से अन्य व्यक्तियों का जो है कार्य बाधित होता है। सहस्वर का मतलब होता है बोल के पढ़ना और मौन का मतलब होता है चुप रहना। जैसे पुस्तकालय या फिर जो है वाचनालय में अर्थात किसी सार्वजनिक स्थान पर हम सहस्वर वाचन नहीं कर सकते, हमें वहाँ मन ही मन पढ़ना होता है। यही कारण है कि विद्यार्थियों को मौन वाचन का अभ्यास कराया जाता है। मौन वाचन में थकान भी कम होती है और हम लंबे समय तक पठन कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारी आंखें और मस्तिष्क ही कार्य करती हैं। अन्य सभी उच्चारण अवयव इस समय जो है सक्रिय नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर लेखन कौशल के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहला जो है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे लेखन कौशल में जो है पारंगत करना नितांत आवश्यक है। आरंभिक स्तर पर लेखन के निम्नलिखित महत्व हैं। पहला है, लेखन से विद्यार्थी में अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान और वाक्य के स्वरूप का ज्ञान और कौशल का विकास होता है। दूसरा है, लेखन से ही सुडौल और सुंदर लेख और अपने भावों को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करने के कौशल का विकास होता है। तीसरा है, लेखन विधि व प्रविधि से परिचित करना व उसका अभ्यास कराना। चौथा है, लेखन से अपने भावों, विचारों आदि को लिखित रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाना। पांचवा है, लेखन से बौद्धिक क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन की प्रकृति का वर्णन कीजिए। देखिए, लिपि लेखन का मुख्य आधार है। जो लिपि है लेखन का क्या मुख्य आधार है। लिपि के अंतर्गत बच्चों को सुंदर वर्ण लिखने की शिक्षा दी जाती है। लेख सुंदर, आकर्षण और सुडौल होना चाहिए। बच्चों को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान हो और वे वाक्य रचना के नियमों को अच्छी तरह से जानते हों। यही नहीं, उन्हें विराम चिन्ह का भी सही प्रयोग करने की आदत होनी चाहिए। लेखन कौशल तभी संपन्न होगा यदि विद्यार्थियों को मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों का जो है प्रसंगानुकूल प्रयोग करना आता हो। लेखन के अंतर्गत ही विद्यार्थियों में यह योग्यता विकसित हो जाती है कि वे तर्क सहित अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करने में समर्थ हों। विद्यार्थियों को इस बात का ज्ञान हो कि वे अनुच्छेदों में जो है विभक्त करके अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। लेखन कौशल के अंतर्गत बच्चों में स्पष्ट और साफ लिखने की आदत डाली जाती है। लेखन द्वारा ही छात्र छात्राएं भाषा और साहित्य के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाते हैं और अपनी सृजनात्मक शक्तियों का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेख से आपका क्या अभिप्राय है। अनुलेख क्या होता है। अनुलेख का अर्थ होता है किसी विषय के संबंध में सर्वप्रथम मोटे और सुंदर अक्षरों को लिखना
तत्पश्चात अन्य पंक्तियों को लिखना, यानी कि जब आप लिखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में जो हेडिंग दी जाती है मोटे मोटे अक्षरों में उस चीज़ को लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुलेख। एक विद्वान आलोचक के शब्दों में अनुलेख के अंतर्गत अध्यापक तख्ती या कॉपी पर कुछ शब्द लिखता है, बच्चे उसका अनुसरण करते हुए वैसा ही लिखने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए छपी हुई कॉपियों का प्रयोग भी किया जाता है। कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर एक पंक्ति में कुछ शब्द लिखे जाते हैं, उसी का अनुकरण करते हुए विद्यार्थी शेष पृष्ठों पर लिखते हैं। यदि कॉपी पर अध्यापक लिखे तो उसका लेख सुंदर और सुडौल होना चाहिए, तभी बच्चों का लेख भी सुंदर और सुडौल होगा। इस प्रकार अनुलिपि की कॉपी की जांच कर लेनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि शब्द और वाक्य सही अनुपात में छपे हुए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुत लेख क्या है? श्रुत का मतलब सुनना। देखिए, श्रुत लेख, श्रुत का अर्थ होता है सुनना। जिस विषय अथवा वाक्य को हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं उसे श्रुत कहा जाता है। इस प्रकार श्रुत लेख का अर्थ है सुना हुआ लेख। इस विधि के अंतर्गत बच्चे सुनकर लिखते हैं। इसमें अध्यापक बोलता है और विद्यार्थी जो है सुनकर लिखते हैं, लेकिन इस विधि का प्रयोग अनुलिपि या प्रतिलिपि के बाद किया जाता है। इस स्थिति में यह मौन जो यह मान लिया गया जाता है कि बच्चों को शब्दों और वाक्यों में लिखने का अभ्यास हो चुका है, उन्हें वर्तनी का भी सही ज्ञान है और उन्हें विराम चिन्ह का सही प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। इस विधि द्वारा बच्चों को सुनकर भाषा लिखने का अवसर प्राप्त होता है। यही नहीं, इसमें अपेक्षाकृत तेज गति से लिखने का अभ्यास होता है। आगे है, इसके अंतर्गत बच्चे अक्षर विन्यास भी अच्छी प्रकार सीख जाते हैं। श्रुतलेख से विद्यार्थियों के लेखन कला का समुचित विकास होता है और वे किसी विषय को सुनकर समझने का प्रयास करते हैं। सुनकर समझने की योग्यता का विकास विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। तीसरी और चौथी कक्षाओं में श्रुतलेख का अभ्यास होना चाहिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में श्रुतलेख को अधिक महत्व दिया जाता है। अध्यापक विद्यार्थियों को जो कुछ पढ़ाता है उसे अपनी अपनी कॉपियों में लिख लेते हैं। श्रुतलेख का मतलब जो टीचर बोलता है उसको अपनी जो सुन के और फिर कॉपी में लिखना और गलतियां नहीं करना। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आपको डीएलएड के और भी सब्जेक्ट की यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको एग्जाम नोट्स, लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल की पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।